डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू है यूनिट 3। यूनिट 3 में आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक्स। तो अगर हम वाटर टैंक्स की बात करें तो वाटर टैंक्स जो हैं डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक्स एज पर IAS 3370/2009। फर्स्ट हम समझते हैं कि वाटर टैंक्स हम यहाँ पर किस टाइप के वाटर टैंक्स डिज़ाइन करेंगे और उन्हें किस स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। यानी सिर्फ हम अगर RCC टैंक्स की बात करें तो वहाँ पर वो कितनी कैटेगरी में होते हैं। स्टोरेज रिजर्वायर एंड ओवरहेड टैंक्स आर यूज्ड टू स्टोर वाटर, liquid, petroleum and similar liquids. The force analysis of the reservoir or tanks is about the same irrespective of the chemical nature of the product. अगर हम टैंक्स की बात करें RCC टैंक्स के रिस्पेक्ट में, RCC टैंक्स जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि उनको किस स्टोरेज मटेरियल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो लिक्विड रहेगा उसके नेचर के ऊपर, केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। सिमिलरली इन जनरल देयर आर द 3 काइंड्स ऑफ वाटर टैंक्स: टैंक्स रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, अंडरग्राउंड टैंक्स एंड एलिवेटेड टैंक्स। द टैंक्स में हैव सर्कुलर और रेक्टेंगुलर इन सेक्शन. Tanks resting on ground and underground may have flat bottom slab, while elevated ones may have flat or conical bottom. To study an analysis and design of elevated water tanks, study the guidelines for the design of liquid retaining structure according to IS code IS 3370 part 2 2009 and IS 456 2000. To know the about the design philosophy for the safe and economical design of water tanks, they may be made of masonry, steel, reinforced concrete and pre-stressed concrete. RCC tanks are very popular as simplicity in construction and design, cheap, and third one is monolithic and nature. Can be made leak proof. हम यहाँ पर जिन टैंक्स के बारे में डिज़ाइन एंड एनालिसिस पार्ट डिस्कस करेंगे वो कौन सी कैटेगरी में हो गए हैं? RCC वाटर टैंक्स। RCC वाटर टैंक्स के साथ जो एडवांटेजेस हमें मिलती हैं उनकी सबसे जो हम बोले कि फर्स्ट वन इज सिंप्लिसिटी इन कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन, कि अगर हम RCC टैंक्स की बात करें तो उन्हें कंस्ट्रक्ट करना आसान है एज कंपेयर टू अदर टैंक्स। सिमिलरली इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर टैंक्स एंड मोनोलिथिक इन नेचर, के हम उन्हें एक साथ क्या कर सकते हैं? कास्ट कर सकते हैं एंड कैन बी मेड लीक प्रूफ। क्लासिफिकेशन, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो वाटर टैंक को हम 2 कैटेगरी में फर्स्ट क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन प्लेसमेंट ऑफ टैंक, यानी जगह प्लेस कर रहा है उसके ऊपर, एंड बेस्ड ऑन शेप ऑफ टैंक, यानी जो टैंक है उसके सेक्शन के शेप के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? उसे डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर प्लेसमेंट बेसिस पर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज अंडरग्राउंड टैंक, सेकेंड वन इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड टैंक एंड थर्ड वन इज एलिवेटेड टैंक्स। अगर हम शेप के बेसिस पर क्लासीफाई करें तो सर्कुलर टैंक्स, इंच टैंक, स्फेरिकल टैंक एंड कॉनिकल टैंक्स।
फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एलिवेटेड टैंक्स के बारे में। सो एलिवेटेड टैंक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्कुलर सेक्शंस भी हैं, कॉनिकल सेक्शंस भी यूज होते हैं, इंच टैंक भी एंड स्फेरिकल टैंक्स। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सर्कुलर एलिवेटेड वाटर टैंक्स। अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर आप लोगों ने सभी ने इनको देखा होगा कि लोकेलिटी में जो एलिवेटेड वाटर टैंक्स होते हैं उस केस में हम क्या करते हैं, सर्कुलर टैंक्स को प्रिफर करते हैं। इनका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो इजीली होता है एज कंपेयर टू इंच टैंक। नेक्स्ट वन इज कॉनिकल बॉटम टैंक। कॉनिकल बॉटम टैंक जो यूज़ किए जाते हैं वो स्मॉल कैपेसिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो होता है इनका टिपिकल होता है एज कंपेयर टू अदर टैंक्स। सिमिलरली अगर हम इंच टैंक की बात करें तो इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंच टैंक को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंच टैंक जो होते हैं वो सर्कुलर के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। एंड लास्ट वन इज स्फेरिकल टैंक। स्फेरिकल टैंक जो होते हैं वो लो कैपेसिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और इन्हें हम लिक्विड नेचर में अगर हम देखें तो अदर लिक्विड मटेरियल्स के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज ग्राउंड वाटर टैंक। ग्राउंड वाटर टैंक्स में दो तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, अबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड की अगर बात करें तो यहाँ पर शेप के बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करें तो यहाँ पर शेप रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हम अंडरग्राउंड टैंक की बात करें तो वहाँ पर भी रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं और स्क्वायर टैंक्स भी हो सकते हैं और सर्कुलर सेक्शंस भी हो सकते हैं। सो जो स्मॉल कैपेसिटी के लिए अगर हम बात करें तो अंडरग्राउंड टैंक्स जो होते हैं वो प्रेफर किए जाते हैं, और अगर इनसे थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, अबव द ग्राउंड सर्कुलर टैंक्स को प्रेफर किया जाता है। अब हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन रेक्टेंगुलर टैंक, सर्कुलर टैंक, इंच टैंक एंड प्री-स्ट्रेस्ड टैंक। अगर हम रेक्टेंगुलर टैंक्स की बात करें तो जब स्मॉल कैपेसिटी की बात होती है तो हम उस केस में क्या करते हैं, फॉर स्मॉलर कैपेसिटी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर टैंक्स आर इकोनॉमिकल। अगर हम किसके लिए बात कर रहे हैं, अगर हम स्मॉल कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है तो उस केस में सर्कुलर टैंक्स जो होते हैं वो प्रेफर किए जाते हैं। सो फॉर लार्ज कैपेसिटीज सर्कुलर टैंक्स आर इकोनॉमिकल, फॉर सेम कैपेसिटी सर्कुलर टैंक्स रिक्वायर लेस कंक्रीट देन rectangular tanks. On account of circular shape, it can be made watertight easily as there are no sharp corner. अगर हम रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टैंक्स की बात करें तो जब आप इनका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या दिक्कत होती है कि मल्टीपल कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ से लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है, ये इशू हो सकता है। लेकिन सर्कुलर केस में क्या होता है, ये कॉर्नर प्रूफ होते हैं, और कॉर्नर प्रूफ होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपको कॉर्नर प्रूफ होने की वजह से लीकेज को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम इंच टैंक की बात करें, सो इंच टैंक इज कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द प्रोजेक्ट कॉस्ट बिकॉज लोअर डोम इन दिस कंस्ट्रक्शन रेजिस्ट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जब हम कंस्ट्रक्शन के बेस पर अगर हम इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन चाहते हैं तो उस केस में हम इंच टैंक को प्रेफर कर सकते हैं एज कंपेयर टू एलिवेटेड सर्कुलर टैंक। एंड लास्ट वन इज प्री-स्ट्रेस्ड टैंक। प्री-स्ट्रेस्ड टैंक या फैक्ट्री मेड टैंक्स फॉर बिगर टैंक्स, pre-stressing is the superior choice resulting in a saving of up to 20%, but they also require advanced tools, machinery and skilled labor. So next one is the support system. अगर हम support system की बात करें
कि जो एलिवेटेड टैंक्स होते हैं उनमें किस तरह से सपोर्ट सिस्टम यूज़ किया जाता है। ये हम अभी फर्स्ट किसके लिए बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर टैंक्स के रिस्पेक्ट में। एलिवेटेड टैंक्स आर सपोर्टेड ऑन स्टेजिंग विच में कंसिस्ट ऑफ मेसनरी शाफ्ट, आरसीसी टावर और आरसीसी कॉलम ब्रेस्ड टुगेदर with tie beams. The simplest form is the rectangular tank supported by beams and 4 columns. With increase in plane area, internal beams and column are introduced to limit the span. यहाँ पर आप मल्टीपल सिस्टम देख सकते हैं कि जो जैसे जैसे टैंक की कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है, स्मॉल अगर आपका सेक्शन एरिया है तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट वन जैसा कि आप यहाँ पर ए देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पर जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर स्क्वायर के केस में तो हम ये रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर टैंक हो गया तो उस केस में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक स्मॉल जो है रेक्टेंगुलर टैंक है जो 4 कॉलम पर सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पर इसके क्या है, सपोर्टेड बाय द बीम्स ऑन 4 कॉलम। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें सपोर्ट सिस्टम फॉर द सर्कुलर टैंक्स, ठीक है, तो यहाँ पर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं सर्कुलर टैंक्स के केस में, सर्कुलर बीम, मैसनरी टावर, 4 बीम्स म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, 2 beams mutually orthogonal, internal beams and columns, single annular shaft। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो एक्सटीरियर फेस है, पेरिफेरी जो है, उसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रिंग बीम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रिंग बीम जो होता है आपका वो सपोर्टेड बीम्स पर होता है, ठीक है। और अगर ये मैसनरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, अगर ये मैसनरी सपोर्टेड है तो नीचे आपका मैसनरी पार्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको इंटरनल बीम सिस्टम दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से। सो इट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंच टैंक, एलिवेटेड इंच टैंक। जनरल रिक्वायरमेंट्स यानी टैंक्स के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या जनरल रिक्वायरमेंट है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज कंक्रीट शुड बी इम्परवियस, क्योंकि यहाँ पर जो हम रिटेनिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो कौन से हैं, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में कंक्रीट का इम्परवियस होना हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। कंक्रीट शुड बी रिच इन सीमेंट कंटेंट, water cement ratio should be low, the quantity of cement in mix should not be less than 3 kilonewton per meter cube. Again, to keep shrinkage low, the quantity of cement should not exceed 5.3 kilonewton per meter cube. जनरली M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज यूज्ड। अगर हम मिनिमम ग्रेड की बात करें वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, तो जनरल केस में हमें क्या प्रेफर करना है, M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है। टू अवॉइड लीकेज प्रॉब्लम, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन शुड बी अवॉइडेड। आप जैसे इससे पहले जो है अगर आप IS 456-2000 की बात करें, ओके, और लास्ट हम RCC 1 सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पर आपने जो मैक्सिमम डिज़ाइन पार्ट जो कवर करा है वो किसके लिए करा गया है, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन से आपने करा है। लेकिन यहाँ पर हम वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, ओके, तो इस केस में हम क्या करते हैं, टू अवॉइड द लीकेज प्रॉब्लम लिमिट स्टेट मेथड जो होती है उसको हम अवॉइड करते हैं, और कुछ उसके जो पार्ट है यानी कुछ पर्टिकुलर पार्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे जो हम इससे आगे देखेंगे। सो IS 456-2000 is silent about permissible stresses in direct tension. Hence, from is 3370, it is obvious that guidelines of previous version of IS 456 should be used
विच इज बेस्ड ऑन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, तो अगर हम IS 456 2000 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या नहीं मिलता है, डायरेक्ट टेंशंस के लिए स्ट्रेसेस की वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर हम IS 456 1978 की बात करें, ठीक है, या जो पुराना वर्जन जो है उस केस में अगर हम देखें तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट स्ट्रेसेस की वैल्यू मिलती है। ठीक है, जो हमें कहाँ से मिलती है, IS 3370, और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज़ करते हैं। सो सेकेंड वन थिंग हमने फर्स्ट देखा, सेकेंड वन इज क्रैक डेवलपमेंट। जो पहली रिक्वायरमेंट जो थी उसी के साथ साथ सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, टैंक्स को डिज़ाइन करते टाइम क्रैक डेवलपमेंट। क्रैक डेवलपमेंट की बात करें, सो ड्यू टू द डायमेंशनल मूवमेंट इन कॉन्क्रीट ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर चेंजेस। जनरली आपने देखा होगा कि जब हम बात करें कि हीट ऑफ हाइड्रेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें लोड्स ऑफ अमाउंट चेंजेस आपको मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर चेंजेस की वजह से और लोड्स ऑफ हीट चेंज की वजह से आपको क्या मिलेगा, क्रैक जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना रहता है, यहाँ पर उसको क्रैक को भी हमें, so due to differential expansion of thick members due to the heat of hydration, cracks caused by unequal settlement। so इनके लिए सॉल्यूशन क्या है, अगर हम फर्स्ट बात करें डायमेंशनल मूवमेंट की या टेम्परेचर और मॉइस्चर चेंजेस की, तो उस केस में हम प्रॉपर क्यूरिंग के थ्रू इसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोविज़न यानी जॉइंट्स प्रोवाइड करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और रेनफोर्समेंट जो होगा दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड करके आप इन क्रैक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सपेंशंस की बात करें, सो एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट शुड बी कंसीडर ड्यूरिंग इट्स डिज़ाइन। अगर आप डिज़ाइन करते टाइम इन्हें अगर कंसीडर कर रहे हैं। सिमिलरली क्रैक कॉजेज बाय अनइक्वल सेटलमेंट, सो सब डिवाइड द टैंक इन स्मॉलर कंपार्टमेंट विथ प्रोविजन ऑफ नेसेसरी जॉइंट्स। अनइक्वल सेटलमेंट का जो रीज़न होता है वो किस केस में होता है, जब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर टैंक्स के रिस्पेक्ट में। सो नेक्स्ट इज मेथड ऑफ डिज़ाइन। अगर मेथड ऑफ डिज़ाइन की बात करें, सो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो यहाँ पर जब हम वाटर टैंक्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम इन्हें डिज़ाइन करेंगे बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, सो एज पर IS 456 प्रीवियस वर्जन अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू दी गई है M15, M20, M25, M30 एंड M35। परमिसिबल स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें, सो परमिसिबल स्ट्रेसेस इन डायरेक्ट टेंशन, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन टेंशन ड्यू टू बेंडिंग, और परमिसिबल स्ट्रेसेस इन शियर। तो यहाँ पर हमें तीन तरह से स्ट्रेसेस मिलेंगी, किस किस केस में, डायरेक्ट टेंशन, ठीक है, बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस। अगर हम M20 ग्रेड के लिए बात करें तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ आपको कोड रिकमेंडेड करता है जिन्हें हम डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। तो चलिए IS कोड से हम कुछ रेफरेंस ले लेते हैं, और इसी तरीके से IS 3370 2009 पार्ट 2 अगर आप देखेंगे तो उसमें टेबल नंबर जो 1 दी गई है वहाँ पर आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस किसके रिस्पेक्ट में मिल जाएगी, कंक्रीट के लिए मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ पर हम इसे किस केस में कंसीडर कर रहे हैं, रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग। सो यहाँ पर डायरेक्ट टेंशन एंड टेंशन ड्यू टू दी बेंडिंग, हमें दोनों ही केस में वैल्यू मिल जाती है जिन्हें हम डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो टेबल 2 दी गई है हमें किसके लिए, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट।
सो परमिसिबल स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें कंप्रेशन, तो बेंडिंग और डायरेक्ट के रिस्पेक्ट में हमें मिलेगी सिग्मा CBC एंड सिग्मा C। सिमिलरली परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बॉन्ड स्ट्रेसेस जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें हम टाउ BD से डिनोट करते हैं, तो ये वैल्यूज़ हमें कहाँ पर मिलती हैं, कोड में मिलती है। सिमिलरली यहाँ पर एक नोट दिया गया है जो हमें ध्यान रखना है, द बॉन्ड स्ट्रेसेस गिवन इन कॉलम नंबर 5 शैल बी इंक्रीज बाय 25% ऑफ बार्स इन कंप्रेशन। ओके, अगर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बार्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस को इंक्रीज कर सकते हैं। इन केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार कन्फर्मिंग टू IS 1786 द बॉन्ड स्ट्रेस गिवन अबव मे बी इंक्रीज बाय द 60%। अगर हम HYSD बार यूज़ कर रहे हैं या FE 500 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं या डिफॉर्म्ड बार यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिफॉर्म्ड बार के रिस्पेक्ट में। अगर हम प्लेन बार के रिस्पेक्ट में डिफॉर्म्ड बार यूज़ कर रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 60% इंक्रीज करके इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, सो परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील रेनफोर्समेंट फॉर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक स्केल मिल जाएगी माइल्ड स्टील के लिए और हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार यानी HYSD बार के, यानी FE 250 के लिए हम उसको काय में काउंट करेंगे, प्लेन या राउंड माइल्ड स्टील बार। सिमिलरली FE 415 एंड 500 को हम HYSD बार में कंसिडर करेंगे। सो टेंसाइल स्ट्रेसेस डायरेक्ट टेंशन और बेंडिंग शेयर के केस में हम कितना लेते हैं, 115, और कंप्रेशन स्ट्रेसेस कॉलम सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड इज 125। तो ये डिफरेंट स्ट्रेसेस की वैल्यू जो हमें कोड रिकमेंडेड करता है ड्यूरिंग द डिज़ाइन पार्ट हम इसे यूज़ करेंगे, एनालिसिस पार्ट में हम इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो रिलेटेड टू है जॉइंट्स, यानी कौन कौन से जॉइंट्स जो हैं टैंक्स के रिस्पेक्ट में यूज़ किए जाते हैं और किन लोकेशन पे यूज़ किए जाते हैं, कोड उनके लिए क्या रिकमेंड करता है, तो आइए देखते हैं। सो जॉइंट शैल बी कैटेगराइज एज फॉलो, movement joints. So a movement joint is intended to accommodate relative movement between adjoining part of a structure. There are three categories of movement joints. First one is contraction joint, a movement joint with a deliberate discontinuity but no initial gap between the concrete on either side of the joint, the joint being intended to accommodate contraction of the concrete. Second one is expansion joint, a movement joint which has no restraint to movement and is intended to accommodate either expansion or contraction of the concrete. And third one is sliding joint. So a movement joint which allow two structural member to slide relative to one another, the minimum restraint, this has complete discontinuity in both reinforcement and concrete, at which special provision is made to facilitate relative movement in the place of the joint. सो अगर हम IS 3370 की बात करें पार्ट 1 2009, तो यहाँ पर आपको प्रोविज़न मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स के रिस्पेक्ट में। Similarly, construction joint. So, construction joint, a joint in the concrete introduced for convenience in construction, at which special measures are taken to achieve subsequent continuity without provision for further relative movement, is called a construction joint. So, there is an example of typical sliding joints. अगर हम स्लाइडिंग जॉइंट की बात करें तो जो हमारे सर्कुलर अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं उन केस में हम स्लाइडिंग जॉइंट को
यूज़ करते हैं। तो हम डिज़ाइन करते टाइम देखेंगे जॉइंट्स कहाँ हैं। मिनिमम रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट, so as per code the thickness up to 100 mm minimum percentage of reinforcement should be 0.3%. इट मीन्स कि जो हम वॉल प्रोवाइड कर रहे हैं या जो सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसकी थिकनेस अप टू 100 mm यूज़ करें तो उस केस में हम कितना रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं, 0.3%. सिमिलरली फॉर थिकनेस फ्रॉम 100 mm to 450 mm it may be reduced linearly to 0.2%. सो यहाँ पर जो वेरिएशन जो मिल रहा है हमें वो कैसा है, लीनियर वेरिएशन है, ठीक है। तो ये लीनियर वेरिएशन होने की वजह से आप बाय इंटरपोलेशन 100 mm to 450 mm थिकनेस के लिए किसी भी थिकनेस पर आप क्या कर सकते हो, बाय द लीनियर इंटरपोलेशन हम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट निकाल सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट निकालना है, ठीक है, तो हम किसी भी एक थिकनेस के लिए यहाँ पर परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट निकाल सकते हैं बाय द लीनियर इंटरपोलेशन। मिनिमम रेनफोर्समेंट शुड बी इंश्योर्ड इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन मीन्स कि हम दोनों ही डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। If thickness of section is more than 225 mm, layer of bar are required near both faces. Methods of analysis. So analysis part की अगर हम बात करें, so there are several analysis methods like bending theory, plate load theory, finite element analysis, ठीक है। बट अगर हम as per डिज़ाइन बात करें, सो कॉमनली यूज्ड अप्रॉक्सीमेट मेथड ऑफ एनालिसिस फॉर वाटर टैंक्स। इन दिस मेथड इट इज अज्यूम्ड दैट in case of circular tank bottom 1/3 or 1 meter which is greater, and for rectangular tank bottom 1/4 or 1 meter which is greater is predominantly under cantilever action. In short अगर हम समझे तो rest of the wall is resting the water pressure by force developed in horizontal direction. तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपकी हाइट ऑफ दी वॉल है, ये आपकी किसकी, टैंक की हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न समझे तो यहाँ पर लीनियरली प्रेशर वेरी कर रहा है, यानी टॉप पोर्शन पर बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो कितना हो रहा है, 0। और अगर बॉटम पे बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा ई, विच इज़ यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड h इज़ दी हाइट। इट मीन्स ये लीनियरली वेरी कर रहा है। लेकिन अगर हम अप्रॉक्सीमेट मेथड की बात करें, अप्रॉक्सीमेट मेथड ऑफ एनालिसिस, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि बिलो से अगर हम इसे लें तो 1/3 फ्रॉम द बॉटम और 1 मीटर दोनों में से जो भी लेस होगा वहाँ तक क्या होता है, जो कैंटिलीवर एक्शन एक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम टॉप पोर्शन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये किस तरह से होता है, हुप एक्शन के लिए। इट मीन्स कि अगर हम कोई टैंक को डिज़ाइन करेंगे तो उसको हम किसके लिए डिज़ाइन करेंगे, 2 एक्शंस के लिए। फर्स्ट वन इज कैंटिलीवर एक्शन अप टू दी 1/3 और 1 मीटर हाइट, एंड above it's designed for the hoop action या hoop stresses. Approximate method of analysis. So in this method the bottom height of the wall BD designed as the cantilever fixed at B and subjected to triangular load given by area DBC of pressure triangle. जैसे कि अगर हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न समझे, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये BD हाइट जो दी गई है आपको, अगर आप इसमें यहाँ पर देखेंगे ये जो BD हाइट है, इस हाइट तक हम यहाँ क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये कैंटिलीवर एक्शन में वर्क कर रहा है, कैंटिलीवर एक्शन वर्क कर रहा है। और यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर ट्राइंगुलर लोड अप्लाई हो रहा है फॉर ट्राइंगल BD,
सी या DBC। और अगर लोड की बात करें तो यहाँ पर लोड क्या हो जाएगा, WH, ठीक है, या जिसे हम गामा H भी बोल सकते हैं। सो रेनफोर्समेंट फॉर कैंटिलीवर एक्शन इज प्रोवाइडेड अप टू द हाइट ऑफ H, ठीक है। तो जितनी हाइट तक कैंटिलीवर एक्शन होगा उस हाइट तक हम रेनफोर्समेंट भी क्या करेंगे, कैंटिलीवर एक्शन के लिए प्रोवाइड करेंगे। और उसके ऊपर जो हाइट होगी, इट मीन्स कि जो रिमेनिंग हाइट होगी उसको हम किसके लिए डिज़ाइन करेंगे, हुप स्ट्रेस या हुप टेंशन के लिए हम इसे डिज़ाइन करेंगे। तो जब आप इसे हुप टेंशन या हुप स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट भी हम इन द फॉर्म ऑफ हुप या रिंग्स के फॉर्म में हम प्रोवाइड करेंगे, तो जिसे हम डिज़ाइन में आगे देखेंगे। सो द एडवांटेजेस ऑफ दिस मैथड ओवर द अदर sophisticated method is that it is simple method, it is more practical and gives the feel of the structural behavior. Confusion driven disaster caused due to the mistakes of draftsmen in understanding sign conversion and analysis steps of other complex method can be avoided. Rectangular tank. Rectangular tank are provided when capacity of liquid to be stored in is small. ये तो अभी तक जो हमने डिस्कस करा था वो किसके लिए था, सर्कुलर टैंक्स में, यानी ग्राउंड सर्कुलर टैंक्स में। यहाँ हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर टैंक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सो रेक्टेंगुलर टैंक्स आर प्रोवाइडेड व्हेन कैपेसिटी ऑफ लिक्विड टू बी स्टोर्ड इज स्मॉल। फॉर स्मॉल कैपेसिटीज सर्कुलर टैंक्स आर अनइकोनॉमिकल on account of curved shuttering, thus the rectangular tank proved to be economical in this case. ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आपके पास स्मॉल कैपेसिटी है और स्मॉल कैपेसिटी के लिए अगर आप सर्कुलर टैंक्स बना रहे हैं तो ये आपको अनइकोनॉमिकल पड़ेंगे एज कंपेयर टू दी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टैंक, ठीक है। और अगर आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा है तो उस केस में आपको इकोनॉमिकल क्या पड़ेंगे, सर्कुलर टैंक्स। Unlike circular tanks, rectangular tanks occupy entire available area, so it is easy to divide the tank in compartment and design. Rectangular tanks. So there is example of rectangular tanks, underground rectangular tanks. The component of a rectangular tanks are side wall, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट होगा नीचे बॉटम वाला, ये साइड वॉल्स, ठीक है। बेस स्लैब यानी बॉटम में जो हमारी स्लैब प्रोवाइड होगी, बेस स्लैब, एंड थर्ड वन इज रूफ स्लैब। सो द डिजाइन ऑफ वॉल बाय द अप्रॉक्सीमेट मेथड इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। सो ये हम देखेंगे जब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिज़ाइन पार्ट कवर करेंगे। डिज़ाइन पार्ट कौन सा वाला, डिज़ाइन पार्ट हम देखेंगे रेक्टेंगुलर और सर्कुलर केस के अंदर, तो हम वहाँ पर कुछ डिज़ाइन क्राइटेरियाज हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स हो तो आप मुझे पर्सनली उससे डिस्कस कर सकते हैं, मैसेज में भी डिस्कस कर सकते हैं, और हम डाउट क्लियरिंग सेशन में भी इसे डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।